नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर। भारतीय करेंसी के ऊपर श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। तो मुझे हैरानी है कि भारतीय जनता पार्टी भारत की करेंसी पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीरें लगाने का विरोध कर रही है। मुझे बहुत आश्चर्य है। तो ये केजरीवाल जी और मोदी दोनों एक ही तरह की बात कर रहे हैं। देश से लक्ष्मी जी और गणेश जी रूठ गई है, अब वो कह रहे हैं इसमें नोटों पे लगाओ। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का प्रस्ताव नहीं है, ये भारत के 130 करोड़ लोगों का प्रस्ताव है। गुजरात में आकर के आप बिल्किस बानो की बात नहीं करते, आप मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, ऐसी कोई सॉफ्ट हिंदुत्व पे चल रही है, आप ये आरोप आप पे लगे। हम लोग शिक्षा पे चल रहे हैं, स्कूल अस्पताल पे चल रहे हैं, नौकरियों पे चल रहे हैं। हमको इससे मतलब है, जिसको जिससे मतलब है वो उस पर बात कर रहा है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनकी निगाहें गुजरात पर लगी हुई हैं, गुजरात चुनाव पर, उन्होंने कहा है कि जो करेंसी नोट्स हैं भारत में, उनमें गांधी जी के अलावा गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति भी होनी चाहिए। इस मुद्दे पर लगातार पिछले 24 घंटे से बहस हो रही है। आम आदमी पार्टी, जो एक बड़ी पार्टी के तौर पर, प्रभावी पार्टी के तौर पर उभर रही है, जो दिल्ली के अलावा पंजाब में भी उनकी सरकार है, और एक बीजेपी के लिए एक बड़े ऑपोजिशन, एक बड़े विपक्ष के तौर पर अभी तक इस पार्टी को देखा जा रहा था। अब जिस तरह का बयान अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ गांधी जी की आप तस्वीर को रखिए और दूसरी तरफ आप गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति यानी उनकी तस्वीर को भी वहां पर लगाया जाए। इससे उनका आशीर्वाद मिलेगा और ज्यादा बेहतर आर्थिक हालात होंगे। उन्होंने इंडोनेशिया का एग्जाम्पल भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा देश है जहां 2% से भी कम हिंदू हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो नोट है वहां पर गणेश की तस्वीर छपी हुई है। ये अलग बात है कि वो नोट अब वहां इंडोनेशिया में सर्कुलेशन में नहीं है 2008 के बाद से, लेकिन उन्होंने उसका उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत अहम कदम है जो केंद्र सरकार को उठाना चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, ऐसी उनको उम्मीद है। और इसके अलावा लोग अक्सर कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अगर देवी देवताओं का आशीर्वाद ना हो तो ऐसे जो प्रयास हैं, जो कोशिशें हैं, वो फलीभूत नहीं होती। इसलिए उनके मन में ये सुझाव आया और प्रधानमंत्री को वो चिट्ठी भी लिखेंगे। अब यहाँ हैरानी की बात यह है कि एक ऐसी पार्टी पहले ही हमारे सामने, हमारे साथ सत्ता में है, जो पिछले 8 साल से लगातार ऐसी राजनीति कर रही है, धर्मांधता की राजनीति, बहुसंख्यकवाद की राजनीति। भारत का जो धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है, जो संविधान है, उसकी खुलेआम बेझिझक हत्या करने की कोशिश हो रही है, जिससे भारत को एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील किया जा सके। अब एक ही ऐसी ओरिजिनल पार्टी पहले से ही मौजूद है। अब दूसरी जो विपक्ष की पार्टी है, मैंने आपको बताया कि एक बड़ी असरदार प्रभावी पार्टी के तौर पर उभर रही है, बीजेपी के एक विकल्प के तौर पे। वो लोग जो बीजेपी की इस तरह की जो बहुसंख्यकवाद की राजनीति है, धर्म पर आधारित राजनीति है, विभाजनकारी राजनीति है, उससे त्रस्त हो चुके हैं, तंग हो चुके हैं। वो समझते हैं कि आम आदमी पार्टी स्कूल की राजनीति करती है, अस्पताल की राजनीति करती है। दुनिया भर में आम आदमी पार्टी का डंका बज रहा है कि किस तरीके से उन्होंने एक पब्लिक मॉडल तैयार किया है, बेहतरीन, जो एक यूनिवर्सल एजुकेशन, यूनिवर्सल हेल्थ का जो पूरा मॉडल है, यानी गरीब लोगों को भी उसी तरह की सुविधाएं मिल सकें कि अपने बच्चों को अच्छे सरकारी स्कूल में भेज सकें और कम दाम पे या मुफ्त इलाज हो सके। मोहल्ला क्लिनिक्स जो आम आदमी पार्टी के हैं, उनको लेकर भी काफ़ी तारीफ है। लेकिन इस सब के बावजूद
क्या आम आदमी पार्टी के लिए जो उनकी ये प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, या मैं कहूँगी जो एक तरह से जन सरोकार, एक वेलफेयर की जो पॉलिटिक्स है, वो कम पड़ रही है? कि गुजरात चुनाव के मद्देनज़र खासकर जिस तरह का ये प्रपोजल उन्होंने सामने रखा है, जिस तरह का प्रस्ताव ये सामने रखा है उन्होंने, उसको कहा जा सकता है कि वाहियात प्रस्ताव है? क्योंकि यहाँ ये कोई नहीं कह रहा है कि एक ऐसा देश जहाँ पर 80% से ज़्यादा हिंदू आबादी है, लोग अपने मजहब का पालन ना करें। न सिर्फ कि वो 80% बल्कि जो बचे हुए 20% हैं उन्हें भी पूरे तरीके से आज़ादी है, वो जब चाहें, जैसे चाहें, जिस तरीके से चाहें, जिस पद्धति शैली के हिसाब से चाहें अपने धर्म का पालन करें। लेकिन यहाँ बात हो रही है बहुत गंभीर मामलों की, वो है भारत की आर्थिक व्यवस्था, जिसका वो जिक्र करें कि अगर ये तस्वीरें हम छाप दें देवी देवताओं की नोटों पर तो हमारी किस्मत पलट जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजर्व बैंक है, जो भारत के वित्त मंत्री हैं, जो तमाम बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स हैं, जो नीति निर्धारण करते हैं, वो सब अब बैठ जाते हैं, घर चले जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। सिर्फ मूर्तियां लगाने से भगवानों की हमारी और हालात बदल जाएंगे, लोगों की तकदीर बदल जाएगी। ये अपने आप में बहुत ही एक ऐसे देश में जिसका संविधान ये कहता है कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट, यानी कि जो वैज्ञानिक विचारधारा है, जो जीने का, रहने सहने का तरीका है, वो सरकारों को प्रमोट करना चाहिए। ऐसे में न सिर्फ कि वो पार्टी जो कि 8 साल से सत्ता में है और देश के बेशतर राज्यों में भी अब वही हिंदुत्व का, बहुसंख्यकवाद का, धर्म पर आधारित राजनीति का एजेंडा लागू कर रही है। हमारा दुर्भाग्य ये है, हमारी बदकिस्मती ये है कि वो पार्टी जो एक चैलेंजर के तौर पर उभर रही है इस पॉलिटिकल पार्टी के लिए, वो भी हिंदुत्व की राजनीति ही करना चाहती है। तो भारतीय मतदाता के पास आखिर ऑप्शन क्या बचेगा? अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कार्बन कॉपी बनने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। क्या ये बात सही है कि वो कार्बन कॉपी, और अगर किसी के पास ओरिजिनल हिंदुत्व की पार्टी है जो कि सीना ठोक के ये कहती है कि सिर्फ हम एक धर्म के लोगों के लिए ही, और उसमें खासकर एक खास तरह की विचारधारा रखने वाले संकुचित मानसिकता के लोग, सिर्फ उनके लिए हम काम कर रहे हैं, उसी विचारधारा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में आखिर क्या अरविंद केजरीवाल की जो ये पॉलिटिक्स है, जिसे अंग्रेजी में कहें तो कंपेटिटिव हिंदुत्व या कंपेटिटिव कम्युनलिज्म, यहाँ पर लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है और आम आदमी की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा फ़र्क है। बीजेपी की पॉलिटिक्स सीधे तौर पर न सिर्फ एक ख़ास तरह की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाती है, हिंदुत्व की सुप्रेमेसी की बात करती है, यानी कि जो एक धर्म है उसको खास सब बाकी धर्मों के ऊपर ज़्यादा रख देना। इसके अलावा वो मुस्लिम विरोधी भी है। आम आदमी पार्टी मुस्लिम विरोध की राजनीति नहीं करती। लेकिन यहाँ पर बारीकी से देखना ये होगा कि क्या वाकई जिस हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्या उसका अगला कदम मुस्लिम विरोध नहीं होगा? मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहती हूँ जिसमें जो आम आदमी पार्टी है, उसके नेता अरविंद केजरीवाल और बाकी उनके नेता, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरह के नेता भी उनके जैसे आतिशी मार लेना। इन्हें आप सोचिए कि बड़े बड़ी दुनिया के विश्वविद्यालयों से पढ़कर आए लोग, उम्मीद ये की जा रही थी कि बेहतर राजनीति होगी, ऐसी राजनीति होगी जो विकास के मॉडल पर आधारित होगी, जहाँ पर उस तरह की होगी जिसमें धर्म किसी भी नेता का या वोटर का, ये उसका व्यक्तिगत मामला है। अब मैं अपने जो निजी जीवन है उसमें कितनी धार्मिक हूं या नहीं हूं, इससे मेरे जो दर्शक हैं और जो पाठक हैं इनका क्या लेना देना। आप मुझे जो आंकेंगे, परखेंगे, वो इस बुनियाद पे परखेंगे कि क्या मैं अच्छी पत्रकारिता कर रही हूं या नहीं। लेकिन इसके बरक्स जो पब्लिक पर्सनैलिटीज, यानी कि हमारे जो सियासतदान हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो इस पर साबित करने में लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ऐसा लगता है कि ये साबित करने में लगे हुए हैं कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है, क्या वो नरेंद्र मोदी से भी बड़े हिंदू हैं, ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहती हूँ। एक बड़ा उदाहरण आपको दूंगी मैं गुजरात से ही जुड़ा हुआ, जिसमें खेड़ा में आपको याद होगा किस तरीके से जो पुलिस ने यह आरोप लगाया था कुछ आधे दर्जन मुसलमानों पर कि उन्होंने गरबा में आकर हिंसा करने की कोशिश की, पिटाई करने की कोशिश की दूसरे लोगों की, और पब्लिकली उनको कोड़े लगाए गए, उनके ऊपर डंडे बरसाए गए। इस पर आम आदमी पार्टी बिल्कुल खामोश रही, जिसमें न सिर्फ कि वो एक धर्म के मानने वाले लोग थे, सीधे सीधे अल्पसंख्यकों पर जुल्म का मामला था, बल्कि ये भी कि सीधे सीधे कानून के राज की हत्या, यानी कानून के राज जिसमें कि ये सीधे तौर पे कहा गया है कि गवाहों और सबूतों के बुनियाद पर किसी को सज़ा होगी या नहीं होगी, उसको एक तरफ रखते हुए सीधे तौर पर सीधे सीधे
एक बिल्कुल मैं कहूँगी ऐसे कल्चर के तौर पर जहाँ की कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई कानून का राज नहीं है, कोई अदालत नहीं है, कोई वकील नहीं है, पुलिस ने ही सारा फैसला कर दिया, उस पर पूरे तौर से खामोश रही आम आदमी पार्टी। दूसरा एक बड़ा मुद्दा आया, वो है बिल्किस बानो का मुद्दा। बिल्किस बानो, जिसके बारे में कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, वह बदकिस्मत औरत जिसको कि गुजरात दंगों के दौरान उसके साथ बलात्कार हुआ, उसके परिवार की तमाम महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उसी के सामने, और पूरे परिवार की हत्या कर दी गई, नेस्त नाबूद कर दिया गया उसके पूरे परिवार को। गुजरात सरकार ने इन 11 लोगों को, जो कि दोषी पाए गए, वो आरोपी नहीं थे, दोषी थे, जो दोषी पाए गए इस बलात्कार और हत्या के, उनको रिहा कर दिया, उनको जेल से बाहर निकाल दिया। इस मुद्दे पर जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा, एक रिपोर्टर ने एबीपी न्यूज़ के मनीष सिसोदिया से पूछा, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा के एक बड़े, एक तरह से मैं कहूँगी अलंबरदार माने जाते हैं, कि इतना अच्छा सरकारी स्कूलों का मॉडल उन्होंने तैयार किया जिसपे कि फॉरेन पब्लिकेशंस भी उनकी जो तारीफ़ें हैं, उसके जो कसीदे हैं वो गढ़ रहे हैं। उनसे जब पूछा कि बिल्किस बानो के मामले में कि आप क्यों नहीं बात करते, आप पे आरोप ये लग रहा है कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम लोग शिक्षा, स्कूल, अस्पताल और नौकरी के ऊपर चल रहे हैं, हमको इससे मतलब है, जिसको जिससे मतलब होता है वो उस पर बात कर रहा है। अब यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि एक तरफ बलात्कारियों को जेल से बाहर रिहा किया जा रहा है उनके अच्छे बर्ताव की वजह से, जिसमें बाकायदा न सिर्फ कि गुजरात सरकार बल्कि भारत की सरकार, भारत के जो गृह मंत्री हैं, उनके दस्तखत से उन लोगों को रिहा किया गया। ऐसे में जब नाइंसाफ़ी की बात होगी, जहां गैर बराबरी की बात होगी, कानून के राज की बात होगी, अगर ये सब कुछ हमारे पास नहीं है और बराबरी नहीं है, नाइंसाफ़ी है, इंसाफ नहीं है, तो ऐसे में उन स्कूल कॉलेजों का और उन अस्पतालों का हम क्या करेंगे? ये बड़ा सवाल एक पैदा हो रहा है कि बड़े जो विचारधारा के सवाल हैं उन्हें एक तरफ रखते हुए अभी तक इन सवालों से बच रही थी आम आदमी पार्टी, और अब सीधे तौर पर खुल्लम खुल्ला बेझिझक एक हिंदुत्व की पार्टी के तौर पर उभरने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा भी इससे पहले हमने देखा कि आर्टिकल 370 पे भी कैसे नरेंद्र मोदी सरकार के साथ खड़ी हुई नजर आई आम आदमी पार्टी। उन्होंने ये बिल्कुल इस बात पर ध्यान नहीं दिया और उसको नज़रअंदाज किया कि कैसे फिर से वही के संविधान का मजाक उड़ाया गया, मखौल उड़ाया गया, और अभी भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक और मामला आया शाहीन बाग से जुड़ा हुआ, जिसमें ये कहा गया, उन्होंने कहा कि शाहीन बाग, जब उनसे सवाल पूछा पत्रकार ने तो उन्होंने कहा कि ये भी सब बीजेपी प्रायोजित है। यानी पूरा जो हज़ारों लाखों जो मुस्लिम महिलाओं की जो कोशिश थी, उनकी नागरिकता को जो खतरा उनके सामने आ रहा था, वो सड़कों पे मौजूद थी, सबको उन्होंने बीजेपी की साजिश करार दे दिया। इसके अलावा भी नया मुद्दा, यानी कि मुसलमानों से जुड़े हुए मुद्दे के अलावा दलितों के मुद्दे पर भी अगर आप गौर करें तो राजेंद्र पाल गौतम, जिनको सिर्फ इस बात की सज़ा मिली कि उन्होंने अंबेडकर की 22 जो प्रतिज्ञाएं थी उन्हें दोहराया एक ऐसे कार्यक्रम में जहां की सैकड़ों की तादाद में लोग हिंदू धर्म से को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना रहे थे, और मामला यहां तक पहुंच गया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा अपने पद से। तो क्या जब ये सवाल पैदा हो रहा है कि एक बड़े ऑल्टरनेटिव, एक बड़े विकल्प, राजनीतिक विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी, ऐसे में सिर्फ वो स्कूल कॉलेज की बात करेंगे, वो अल्पसंख्यकों, पिछड़े लोग, दलितों, उनके साथ इंसाफ, गैर बराबरी, इन तमाम मुद्दों पर खामोश रहेंगे, और अब इस खामोशी को भी तोड़ते हुए सीधे तौर पर वो हिंदुत्व की राजनीति करते हुए नजर आए। अब मुझे यहाँ पर कई लोग कह रहे थे कि भाई देखिए, ये तो बड़ा ही एक तरह से उन्होंने मास्टर स्ट्रोक है, अब बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है इसका, बीजेपी बैकफुट पे आ गई है। यहाँ हैरानी ये होती है कि क्या वाकई जो जिस तरह से पूरी राजनीति का ग्राफ अगर आप देखें कि पहले जो नेता आ रहे थे वो नेता ज़्यादा कट्टर माने जाते थे, अब उनसे बड़े कट्टर लोग आ गए हैं तो वो भी मॉडरेट माने जा रहे हैं। तो ये पूरा जो एक कंपेटिटिव जो प्रतिस्पर्धा हो रही है भारत को गर्त में ले जाने की, भारत के संविधान को और भारतीय नागरिक के, मैं कहूँगी उसका जो IQ है, जो उसकी अक्ल है, बुनियादी अक्ल, उसका भी एक तरह से मजाक उड़ाने की कोशिश है। तो ये बड़े ही अफसोस की बात है कि एक तरफ एक सत्ताधारी पार्टी है और दूसरी तरफ विपक्ष, दोनों ही एक तरह से जो पूरा बैटल ग्राउंड है, जो पूरा जंग का मैदान है, वो बदल दिया गया है धर्मनिरपेक्ष राजनीति नहीं बल्कि हिंदुत्व और बहुसंख्यकवाद की राजनीति के तौर पर। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें, लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं।
क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता, और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।